हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ब्लेज़र डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी फर्स्ट ब्लेज़र ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी या जिसको हम फोल्डर स्ट्रक्चर भी कहते हैं अपनी ब्लेज़र ऐप का। मतलब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ब्लेज़र का, ठीक है, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स मतलब कुछ डायरेक्टरीज हमारे पास आ जाती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो क्यों होती हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, क्या उनका मकसद होता है, क्योंकि वही चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में भी आगे जाके यूज़ होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने बहुत गौर से सुनना है और एंड तक वॉच करना है ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डायरेक्टरी और फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेज़र ऐप, ठीक है। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसका नाम क्या रखा था, माय फर्स्ट ब्लेज़र ऐप, जिसके अंदर देखो ये बहुत सारी हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट लूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हमारी ब्लेज़र ऐप है उसका एक एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट मतलब जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हो तो सबसे पहले वो कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करता है, मतलब सबसे पहले कौन सी फाइल का रोल होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे एंड में आपको एक फाइल नजर आ रही होगी program.cs, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो program.cs है ना, ये हमारी ब्लेज़र ऐप का एंट्री पॉइंट है। भाई ब्लेज़र ऐप के अलावा अगर आपने .NET कोर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये फाइल एंट्री पॉइंट फाइल होती थी, ठीक है। और एंट्री पॉइंट फाइल का मकसद ये है कि सबसे पहले इस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है, इसका कोड एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो कोड है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का एक नेम स्पेस यूज हुआ है और फिर यहाँ पे देखो हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन नेम स्पेस है, उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट बिल्डर, ठीक है। उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी वेब एप्लीकेशन को, ये जो ब्लेज़र वेब एप्लीकेशन है उसका जो एक इंस्टेंस है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं और इसका मैं नाम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, देखो, बिल्डर। और इसके अंदर ये वाला जो मेथड है ना, समझ लो यही मेथड हमारी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करके हमें देगा, ठीक है। फिर देखो मैंने यहाँ पे ये जो बिल्डर बनाया एक इंस्टेंस, इसके अंदर अब देखो मैं सर्विसेज को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो कमेंट भी यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है कि जब मैंने ये बिल्डर बनाया, अपनी एप्लीकेशन बनाई, तो ये एम्प्टी है। अब इसके अंदर मुझे कुछ कुछ सर्विसेज ऐड करने हैं, ठीक है। तो सर्विसेज यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखो, रेजर कंपोनेंट्स की एक सर्विस है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे देखो इंटरैक्टिव सर्वर कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको भी मैं उसकी जो सर्विस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसी बिल्डर को बिल्ड करके मैं इसका ये जो इंस्टेंस है वो ऐप के अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। और अब इस ऐप की मदद से यहाँ पे देखो ये जो आपको कोड नजर आ रहा है, ठीक है, इस ऐप की मदद से ये हमें एक होस्ट प्रोवाइड करेगा। होस्ट मतलब जो ये हमारी वेब एप्लीकेशन को हैंडल करेगा, उसको होस्ट करेगा, उसके लिए यहाँ पे एक होस्ट क्रिएट किया जाता है जिसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमें होस्ट रिक्वायर्ड होता है वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ मेथड्स यहाँ पे इन्वोक हुए हैं। भाई देखो ये जो मेथड्स है ना, बेसिकली मतलब ये जो आपके पास ये जो फाइल है इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, इनको बेसिकली एक स्पेसिफिक वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है जिनको हम कहते हैं मिडिलवेयर्स। मतलब ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास मिडिलवेयर्स हैं। और मिडिलवेयर क्या होते हैं, मिडिलवेयर इज जस्ट लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जिसका अपना कोई एक काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक मिडिलवेयर नजर आ रहा होगा, यूज HTTPS रीडायरेक्शन, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है। फिर देखो स्टैटिक फाइल्स मतलब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई CSS फाइल को ऐड करना है, कोई इमेजेस हो गई, कोई बूटस्ट्रैप वगैरह का कोई फ्रेमवर्क है, CSS फ्रेमवर्क, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फाइल्स हैं, तो उनको इनेबल करने के लिए, हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिव करने के लिए ये वाला मिडिलवेयर यूज होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एंटी फॉर्जरी का एक मिडिलवेयर है, फंक्शन है। भाई आपने CSRF अटैक्स के बारे में सुना होगा। अगर CSRF अटैक्स के बारे में आपको नहीं पता तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। अक्सर ये वेब एप्लीकेशन के अंदर किया जाता है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक ये मिडिलवेयर होता है, ठीक है। वो CSRF की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक रूट कंपोनेंट
जिसका नाम होता है यहाँ पे ऐप, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनिशियलाइज किया जा रहा है, इनिशिएट किया जा रहा है। भाई मैंने आपको बताया था कि हम जब भी ब्लेजर ऐप में काम करते हैं तो हम कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना ब्लेजर को यूज़ करके, तो यहाँ पे एक ऐप नाम से एक कंपोनेंट हमें पहले से मिलता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे देखो इस तरह से हमारे पास ये जो, क्योंकि हम सर्वर ब्लेजर ऐप पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ऐप कंपोनेंट काम करता है। और फिर देखो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इस फाइल का काम है। अब हम चलते हैं टॉप से। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी एक CS प्रोज, मतलब देखो ये जो फाइल ओपन हुई है ना, इसको हम कहते हैं माई फर्स्ट ब्लेजर ऐप, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो होती है .cs प्रोजेक्ट। CS मतलब C#, तो C# प्रोजेक्ट के हमारे पास ये फाइल है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो टैग्स के अंदर, टैग्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जिस तरह से SDK बता रहा है, ठीक है, SDK का जो भी नेम स्पेस है वो यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। और उसके बाद देखो एक टैग बना हुआ है प्रॉपर्टी ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर 3 चीजें यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। सबसे पहले देखो टारगेट फ्रेमवर्क। भाई देखो जब हमने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था तो तब वहाँ पे .NET 8 भी आ रहा था और .NET 9 भी आ रहा था, लेकिन हमने .NET 8 फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो तभी देखो यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, .NET 8, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो नलेबल, ठीक है, हमारी जो यहाँ पे नलेबल टाइप्स हैं उसको इनेबल रखा गया है। अगर किसी ने C# के अंदर नलेबल टाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसको पता है कि यहाँ पे नलेबल टाइप क्या होती हैं, जिसको यहाँ पे इनेबल किया गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। नलेबल मतलब ऐसी डेटा टाइप्स जिनके अंदर हम नल भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट यूजिंग्स, इम्प्लिसिट यूजिंग्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे इनेबल हुआ हुआ है। ये C# के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे ये जो C# की प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहां पे जाके इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये होती है प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोल्डर आता है कनेक्टेड सर्विसेज का, ठीक है। देखो कनेक्टेड सर्विसेज को अगर मैं एक्सपेंड करूं, देखो अभी यहाँ पे कोई भी सर्विसेज हमारे पास मौजूद नहीं है। भाई देखो जब भी हम कोई सर्विस यूज करते हैं ना, जिस तरह डेटाबेस से रिलेटेड कोई सर्विस यूज करते हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सर्विस यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऐड होती हैं। मतलब हमारा प्रोजेक्ट किसी डेटाबेस सर्वर के साथ क्या है कनेक्टेड है, किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए जो भी हमारे पास फाइल्स फोल्डर्स होते हैं वो इस फोल्डर के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कनेक्टेड सर्विसेज। उसके बाद आ जाओ डिपेंडेंसीज, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई देखो हमारा ये जो ब्लेजर एप्लीकेशन होती है ना, ब्लेजर एप्लीकेशन हो या इससे पहले जो हमने .NET कोर को पढ़ा था वहाँ पे भी ये डिपेंडेंसीज का फोल्डर होता था। तो ये क्या काम करता है, भाई देखो हमारे जो ब्लेजर ऐप है ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क्स के ऊपर, कुछ थर्ड पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जिस तरह मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखो यहाँ पे फ्रेमवर्क्स हैं, मैं फ्रेमवर्क्स को एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखो हमारा ये जो ब्लेजर ऐप है ना, ये जो एक फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.app, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर देखो माइक्रोसॉफ्ट .NET Core ऐप इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसीज होती है ना, जिनके ऊपर हमारा ये ब्लेजर ऐप डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऐड हुई हुई है। डिपेंडेंसीज मतलब यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क्स, क्योंकि ये दोनों फ्रेमवर्क्स हमारी ब्लेजर ऐप के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो एनालाइजर्स है, ठीक है, इसके अंदर देखो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारा ये जो ब्लेजर ऐप है ये डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे देखो ये डिपेंडेंसीज के फोल्डर के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास एक जेसन की फाइल है जिसको हम कहते हैं लॉन्च सेटिंग्स। देखो लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में ऑन करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो जब भी हम डेवलपमेंट के अंदर होते हैं और डेवलप कर रहे होते हैं कोई भी ब्लेजर ऐप वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंदर स्टोर होती है। जिस तरह पोर्ट क्या है, ठीक है, और पोर्ट के बाद हम कौन सा लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। IIS एक्सप्रेस हमारा सर्वर है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हवाले से जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे मौजूद होती हैं। और यहाँ पे हम अपनी
कोई भी जो सेटिंग है डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करेगी, क्या पोर्ट नंबर होगा, क्या उसका डोमेन होगा, और भी जो चीज़ें होती हैं जिस तरह ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं, ठीक है। और याद रखना ये फाइल हम तभी यूज़ करते हैं जब हम डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, और जब हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर देते हैं, ठीक है, तब इसका जो काम है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब हम कुछ डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं जब हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको हर जगह लोकल होस्ट नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम अभी लोकली काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट पे जो भी चीज़ें मैनेज होती हैं वो हम इस फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि प्रॉपर्टीज़ के फोल्डर के अंदर हमें मिलती है। उसके बाद देखो www रूट, भाई देखो मैं इसको एक्सपैंड करता हूं और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, स्टैटिक फाइल्स मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई CSS खुद से मैनुअल CSS कोई ऐड करनी है, बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड करनी है, बूटस्ट्रैप तो यहाँ पे आपको पहले से भी नजर आ रही है, और फिर देखो इमेजेस वगैरह, हमें अपने कोई वेबसाइट के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, तो ये सारी स्टैटिक फाइल्स कहलाती हैं। चाहे आपके पास CSS हो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो, और चाहे आपके पास इमेजेस हो, आइकन्स हो, तो ये सारी स्टैटिक फाइल्स कहलाती हैं, और इनको हम कहाँ पे रखते हैं, अपने www रूट के अंदर रखते हैं। और एक बात याद रखना, जो भी आप चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से यूज़ करते हो ना, मतलब www रूट के अंदर जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, अगर आप इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हो ना, तो एक मिडलवेयर मैंने आपको शुरू में बताया था जो कि program.cs में होता है, जिसका नाम है ये, ठीक है, यूज स्टैटिक फाइल्स। ये वाला मिडलवेयर लाजमी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला मिडलवेयर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा ना, तो www रूट के अंदर जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे हमेशा मौजूद हो, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे पहले से बूटस्ट्रैप यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, अगर मैं बूटस्ट्रैप ऑन करके दिखाऊं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये देखो बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है, बूटस्ट्रैप 5, सही है। और फिर यहाँ पे देखो app.css है, ठीक है, जो कि सिंपल इस ऐप से रिलेटेड जो भी CSS है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देख रहे हो कुछ CSS पहले भी यहाँ पे ऐड हुई है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर हमें पहले से शो हो रहा था हमारे होम पेज में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो राइट साइड पे app.css के नीचे favicon.png, ठीक है, देखो मैं इसको माउस लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास ब्लेजर का आप कह सकते हो कि एक इमेज है, आइकन, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा। तो इमेजेस भी हम इसी www रूट के अंदर ही स्टोर करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और www रूट को भी मैं क्लोज करता हूँ। भाई देखो ये सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन कुछ फोल्डर्स के देखो आइकन्स चेंज हैं, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो .NET ऐप जब हम बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट इन फोल्डर्स के आइकन सेट कर देता है, ठीक हो गया। फिर आ जाओ कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फोल्डर है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम ब्लेजर ऐप क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, और उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर हम अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स का फोल्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखो इसके अंदर आपको दो फोल्डर नजर आ रहे होंगे, एक लेआउट, एक पेजेस, और इसके अंदर देखो 3 और फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी। एक है imports.razor, फिर है हमारे पास app.razor, और फिर है routes, मतलब जिनको रूट्स भी आप कहते हो, roots.razor। सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट की, ठीक है। देखो मैं लेआउट को एक्सपेंड करता हूं, तो देखो इसके अंदर आपको 2 फाइल्स नजर आ रही होंगी, एक मेन लेआउट और एक nav मेन्यू। भाई देखो आप सब ने मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, .NET कोर के अंदर आपने लेआउट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मतलब लेआउट हम किसे कहते हैं, मतलब आप सबको पता है ना कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन सारे पेजेस के अंदर जो हेडर, नेविगेशन बार और फुटर होता है वो तकरीबन सेम होता है। तो उसको हम अपनी मेन लेआउट, मतलब जिसको हम मास्टर पेज फाइल भी कहते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ताकि हमें उसका कोड बार बार सारे पेजेस में रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो देखो मेन लेआउट के लिए अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो इसके अंदर इसका कोड है, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो नैव मेन्यू का एक कंपोनेंट नजर आ रहा है जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखो ये नैव मेन्यू भी लेआउट के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो हमारी नेविगेशन बार है वो भी शेयर हो रही होती है। लेकिन ये कौन सी नैव बार के बारे में बात कर रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें जो कि लेफ्ट साइड पे थी ब्लैक कलर की, जिसमें होम का हमें नेविगेशन लिंक नजर आ रहा था, काउंटर जिसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। फिर देखो वेदर के नाम से था। अगर मैं इसको एक दफ़ा रन करके दिखाऊं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये हमारा नैव मेन्यू है, और वो जो मेन लेआउट वाली फाइल थी
वो ये वाला कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ अपनी इस विंडो को और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मेन लेआउट पे चलते हैं। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेन लेआउट है हमारा और फिर इसी के अंदर नैव मेन्यू है। ठीक है, नैव मेन्यू के अंदर क्या था, ये जो होम, काउंटर, वेदर आपको नजर आ रहा है ना, ये नैव मेन्यू से आ रहा था। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो को और यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी नैव मेन्यू दिखाता हूँ। ठीक है, देखो रन करते हैं इसको, तो ये देखो ये नैव मेन्यू वाला कोड है जिसमें होम, काउंटर, वेदर आपको नजर आ रहा है। तो अगर देखो मैं ये वाला जो डिव है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये डिव मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट इस लिंक का नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस का मैंने एक लिंक बनाया है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एप्लीकेशन को रन करता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है वेदर के नीचे एक और लिंक आ गया अबाउट अस। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। जैसे आप क्लोज करोगे आपका प्रोजेक्ट भी बाय डिफॉल्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये लेआउट की फाइल्स हैं, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। फिर देखो पेजेस का फोल्डर है, मैं पेजेस को एक्सपैंड करता हूँ। तो ये देखो भाई, अभी जो मैंने आपको काउंटर का एक पेज दिखाया था ना पिछले लेक्चर के अंदर, जिसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक काउंटर चलता है। ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, देखो ये होम है जिसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। फिर इसमें काउंटर है जिसके अंदर देखो मैं बार बार क्लिक करूंगा तो ये काउंटर इंक्रीज होगा, ये काउंटर पेज से आ रहा है। फिर वेदर पेज था जिसके अंदर ये डमी डेटा हमें टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे शो करवा रहा है और इसी को मैंने अबाउट अस में भी कॉपी कर लिया था, तो इसके अंदर भी वही डेटा हमें यहाँ पे शो होगा। देख रहे हो, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो ये यहाँ पे बने हुए हैं। देख रहे हो, काउंटर का है, एक एरर का है। एरर का भी मैंने आपको नहीं दिखाया, ये तब डिस्प्ले होता है जब एरर आता है कोई भी हमारी एप्लीकेशन में, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कंपोनेंट है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, फिर देखो होम, होम के अंदर मैंने आपको दिखाया था हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। वेदर, वेदर के अंदर एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ये टेबल आपको पता है, HTML का एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर डेटा आ रहा है। सही है, तो कंपोनेंट भी होता है, उसकी फंक्शनैलिटी भी होती है और उसका HTML और C# का कोड भी होता है। मतलब ये जो डॉट रेजर एक्सटेंशन लगी हुई है, इसका मतलब हम रेजर फाइल के अंदर HTML का कोड भी कर सकते हैं और साथ साथ C# का कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये जो इफ एल्स आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली C# का कोड है। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ना ये पेजेस के अंदर कुछ पेजेस थे। अब यहाँ पे देखो कुछ और एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, imports डॉट रेजर, ऐप डॉट रेजर और राउट्स। ठीक है, मैं सबसे पहले इंपोर्ट्स की बात करता हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर इंपोर्ट्स। भाई देखो अंडरस्कोर इंपोर्ट्स एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर देखो ये जो नेम स्पेस ऐड हुए हैं ना, ये नेम स्पेस जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, सबके पास शेयर होता है। इसका मतलब हमने एक जगह अपने कंपोनेंट्स को जो जो नेम स्पेस रिक्वायर्ड थे वो यहां पे हमने रख दिए और अब इस फाइल में से ये सारे नेम स्पेस शेयर होंगे हर एक कंपोनेंट के अंदर। जिस तरह यहां पे देखो एक कंपोनेंट बना हुआ है ऐप डॉट रेजर और दूसरा कंपोनेंट बना हुआ है रूट्स डॉट रेजर, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास ये जो इंपोर्ट्स है ना ये यहां पे शेयर हो रहे होते हैं, ताकि हमें हर एक कंपोनेंट के अंदर इन सारे नेम स्पेसेस को बार बार रीयूज ना करना पड़े। मतलब एक जगह हमने इसको रख दिया, अब ये सारे कंपोनेंट में शेयर होता जाएगा। और भाई देखो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये जो हमारी ब्लेजर ऐप है वो एक रूट कंपोनेंट जनरेट करके देती है जिसको हम कहते हैं ऐप। ठीक है, देखो ये नजर आ रहा है ऐप डॉट रेजर। ठीक है, ये एक रूट कंपोनेंट है। हम अपने दूसरे कंपोनेंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो ऐप है ना ये रूट कंपोनेंट है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। मतलब ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए इसको रूट कंपोनेंट कहा जाता है। फिर इसी के साथ रूट्स डॉट रेजर है, जब हम आगे जाके राउट्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक हो गया, फिर अब देखो मैं कंपोनेंट्स को यहाँ पे फोल्डर को क्लोज करता हूँ। फिर यहाँ पे देखो एक और फाइल है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख रहे हो ये इस फाइल का स्ट्रक्चर है जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर है। भाई देखो जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, अगर कोई डॉटनेट के एनवायरनमेंट से आ रहा है तो उसको पता होगा कि जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन की किसी डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली इसी फाइल के अंदर स्टोर की जाती है। और कनेक्शन स्ट्रिंग के अलावा जब भी हमें लॉगिंग करनी हो, मतलब कोई डेटा वगैरह लॉग करना हो, उसकी मॉनिटरिंग करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये फाइल यूज़ की जाती है, उसकी सेटिंग इसी के अंदर की जाती है।
लेकिन मोस्टली इस फाइल के अंदर डेटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सेट की जाती है। लेकिन जब भी हमें कोई दूसरा पर्पस इंप्लीमेंट करना होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, तब भी हम इस फाइल को यूज करेंगे। मतलब आपकी ऐप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक बात बताई, कनेक्शन स्ट्रिंग और लॉगिंग। आगे जाके इसको मजीद जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आप चाहे ब्लेजर सर्वर ऐप बनाओ या ब्लेजर वेब असेंबली ऐप बनाओ, ये सारी चीजें आपको वहां पे भी मिलेंगी। मतलब ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर भी मिलेंगी जो कि आपको नजर आ रहा है, और ब्लेजर वेब असेंबली के अंदर भी इसी तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आप वो जो वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट होता है उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी आप समझ लोगे, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन भाई देखो, एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो मैं ये सारी फाइल यहां से क्लोज करता हूं, ठीक है भाई। देखो जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली फाइल कौन सी रन हो रही है। देखो कंपोनेंट्स के अंदर मैं चलता हूं यहाँ पे पेजेस में, ये जो होम आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। देखो मैं अगर रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसके साथ साथ आप देखो हमें लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार भी यूज हो रही है, और ये टॉप पे भी एक नैव यहाँ पे यूज हो रहा है। भाई देखो आपको पता है ना, जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज रन होता है, और मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एक रूट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ऐप, उसी की मदद से हमारे पास ये वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और भाई देखो जब भी हम कोई भी यूआरएल लिखते हैं, ठीक है, और उसका होम पेज पे जाना चाहते हैं तो हम अपने यूआरएल के आगे ये लगाते हैं ना /, तो ये होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो इसने हमें हेलो वर्ल्ड दिखाया। तो अब ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली आ कैसे रहा है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना, इस फ्लो को समझना, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। तो भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमारे पास कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है, ये वाली program.cs, और इसी फाइल को मैं क्या कह रहा था, एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, मतलब हमारी ब्लेजर ऐप का ये एंट्री पॉइंट होता है। और इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास आपको एक नजर आ रहा होगा, एक कोड लिखा हुआ है app.map_razor components, और इसके अंदर एक रूट कंपोनेंट बना हुआ है जिसका क्या नाम है ऐप। तो इसका मतलब ये ऐप कंपोनेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब वो जो यूआरएल के आगे हम / लगाते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास ये ऐप कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये ऐप कंपोनेंट है कहाँ, देखो कंपोनेंट्स का फोल्डर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, पेजेस वाला फोल्डर। इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको app.razor नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, तो ये देखो हमारे पास बेसिकली ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है। लेकिन भाई देखो इसके अंदर कहीं भी वो हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे देखो एक राउट्स का कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हुआ है, मतलब ये वाला कंपोनेंट, राउट्स का कंपोनेंट यहाँ पे ये कॉल हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये राउट्स का कंपोनेंट कॉल होगा ना, मतलब वो / वाले राउट के ऊपर जाएगा, तो ये जो राउट्स का कंपोनेंट है ये हमारे पास एक चीज को ढूंढता है, और वो चीज कौन सी है, यहाँ पे देखो पेजेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो ये जो home.razor वाला पेज है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो राउट्स है ना, यहाँ पे देखो हमारी इस फाइल के अंदर आपको ये नजर आ रहा है @page, और इसके अंदर वो /, जो कि मैंने बताया था जब भी हम फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो होम पेज नजर आता है ना, तो होम पेज के यूआरएल में सिर्फ / होता है, इसका मतलब वो / हमारे पास यहाँ पे सेट हुआ है, और ये जो app.razor कंपोनेंट है ये इसी को कॉल कर रहा है। मतलब जब हम राउट्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो ये इस फाइल पे जा रहा है, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट राउट है ना, कौन सा, जो ये / है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो home.razor में, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो app.razor के अंदर ये जो राउट्स है ना, ये बेसिकली हमारे पास home.razor के इसके पास जा रहा है, पेज के पास, तो तभी हमारे पास ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एक दफा फिर फ्लो रिपीट कर रहा हूं, गौर से समझना कि ये वाला जो हम रन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड किस तरह से शो होता है, ठीक है। देखो program.cs के अंदर मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये रूट कंपोनेंट कॉल होता है ऐप वाला, और ये ऐप कंपोनेंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो app.razor, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया था, ठीक है। ये सारा कोड है, और इसकी देखो बॉडी के अंदर यहाँ पे रूट्स यहाँ पे कॉल हुआ है, और ये जो राउट्स है ना ये किसको टारगेट कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है home.razor के अंदर ये जो पेज है, क्योंकि यही वाला यूआरएल सबसे पहले कॉल होगा। तो ये जो यहाँ पे रूट्स था ना, ये बेसिकली इसको कॉल कर रहा है, पेज को,
तो तभी हमारे पास ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इसका फ्लो है भाई। देखो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो आप यही जो स्मॉल पोर्शन था ना 2-3 मिनट का, इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आगे जाके जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स के साथ काम करेंगे, राउट्स के साथ काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने आज अपना कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस के अंदर इन सारी फाइल्स को, इन सारी डायरेक्टरीज को हम प्रैक्टिकली भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसका ओवरव्यू देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको समझ आए कि कौन सी फाइल, कौन से फोल्डर का क्या मकसद है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा डायरेक्टरी और फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेजर ऐप, और यहाँ पे हमारी ये वीडियो हो गई है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।